क्या इंडियन एयरफोर्स अपने सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट Su-30 MKI के फ्यूचर को रिस्क में डालने वाली है? क्या इंडियन नेवी अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली चेंज कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और नेवी का मैसिव एक्सपेंशन प्लान इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को चेंज करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सुखोई Su-30 MKI फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन अभी एक क्रिटिकल डिसीजन फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर रशिया और भारत दोनों के अपग्रेड ऑप्शन को इवैल्यूएट किया जा रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इंडिजिनस सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर अपग्रेड पैकेज को डेवलप किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रशिया की तरफ से भी अपना मॉडर्नाइजेशन प्रपोजल को भारत के पास सबमिट किया जा रहा है, जिसमें एडवांस रडार और पावरफुल इंजन को ऑफर किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट अभी रडार अपग्रेड को लेकर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की प्रेफरेंस क्लियर है कि अपग्रेडेड Su-30 MKI में एईसा रडार मौजूद होना चाहिए और इसी डायरेक्शन में विरूपाक्ष एईसा रडार को सबसे आइडियल चॉइस माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रडार 2400 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स और गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, जिससे बेहतर डिटेक्शन रेंज, पावर एफिशिएंसी और थर्मल परफॉर्मेंस मिलने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये सिस्टम अभी डेवलपमेंट फेज में और इसको ऑपरेशनल होने में अभी लगभग 4 से 5 साल लग सकते हैं। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अभी एक रेडीमेड सोल्यूशन को ऑफर किया जा रहा है, जिसका नाम N035 इर्बिस ई रडार होने वाला है और ये एक हाइब्रिड PSR रडार है, जिसको अभी सुखोई Su-35 में इस्तेमाल किया जा रहा है। इर्बिस ई रडार की खास बात इसका हाई पावर आउटपुट और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैपेबिलिटी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइडियल कंडीशन में ये फाइटर साइज टारगेट को 400 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और ये स्टेल्थ टारगेट को भी लगभग 90 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और ये करंट बार्स रडार के कंपैरिजन एक मेजर अपग्रेड हो सकता है। इसके अलावा रशिया की तरफ से एक और एडवांस ऑप्शन का भी हिंट दिया जा रहा है, जिसमें वो N036 बेल्का रडार को भी भारत को ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि Su-57 में इस्तेमाल किया जा रहा है। इंजन अपग्रेड की बात करें तो रशिया की तरफ से अभी अपने AL-41F-1S इंजन को ऑफर किया जा रहा है, जो कि Su-30 MKI के करंट इंजन से ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और हायर इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकता है। ये एक्स्ट्रा पावर हमें एडवांस रडार्स और एवियोनिक्स को सपोर्ट करने में काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन भारत के लिए प्राइमरी चॉइस एईसा रडार ही होने वाला है, क्योंकि वर्तमान PSR रडार के साथ जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी के लिए सुपर सुखोई अपग्रेड एक तरीके से खिचड़ी वाली सिचुएशन में पड़ चुका है, जिसमें भारत को ये तय करना काफी जरूरी होने वाला कि हमारी प्रायोरिटी क्या होने वाली है, वरना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के चक्कर में हम Su-30 MKI को कभी भी सही तरीके से अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इंडिजिनस अपग्रेड हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए और अगर इसमें समय लगता है तो हम रशियन अपग्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें भी एईसा रडार और इंजन अपग्रेड हमारा प्राइमरी चॉइस होना चाहिए, वरना इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट यानी कि IC-2 प्रोजेक्ट को लेकर अभी मेजर डिसीजन लिया जाने वाला है। पहले जहां पर डिस्कशन एक 65,000 टन सुपर कैरियर और एक छोटे कैरियर के बीच अटका हुआ था, अभी नेवी एक नई स्ट्रेटेजी पर शिफ्ट करती हुई दिखाई पड़ रहा है, जिसको अभी एक लेयर्ड मैरीटाइम एविएशन आर्किटेक्चर बोला जा रहा है। इसका मतलब ये कि अभी फोकस सिर्फ एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं बल्कि मल्टीपल सिस्टम के इंटीग्रेशन के ऊपर होने वाली है, जिसमें ड्रोन्स, अनमेन्ड सिस्टम्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर एक बड़ा रोल होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग कैरियर यानी कि IC-2 कॉन्सेप्ट को अभी एक ट्रेडिशनल कैरियर के रूप में नहीं बल्कि मदरशिप के रूप में डिजाइन किया जाने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज ये कि फ्यूचर कैरियर के डेक लेआउट को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाने वाला है कि इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ UAVs और ड्रोन स्वाम को भी ऑपरेट करना संभव होने वाला है। इसी डायरेक्शन में इंडियन नेवी फ्यूचर में DRDO की अभिमन्यु, लॉयल विंगमैन और मेल क्लास UAV को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है। ये ड्रोन्स फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर रिकॉनेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 65,000 टन सुपर कैरियर का आइडिया भी अभी कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ऐसा कैरियर ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, लॉन्गर एंड्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है और इंडो पैसिफिक रीजन में पावर प्रोजेक्शन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा चैलेंज हाई कॉस्ट, लॉन्ग कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन और एक ही प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा डिपेंडेंसी का रिस्क भी होने वाला है।
इसी वजह से रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी एक 45,000 टन कैरियर के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है, जो कि लार्जली INS विक्रांत के डिजाइन के ऊपर बेस्ड होने वाला, लेकिन इसमें काफ़ी एडवांस मॉडिफिकेशन किए जाने वाले हैं। इस अपग्रेडेड कैरियर में ड्रोन इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी और फ्यूचर में कैटोबर कैपेबिलिटी को भी ऐड करने का प्लान किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर अपग्रेड के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडियन नेवी अभी एक स्मार्ट बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग टर्म एडवांस कैपेबिलिटी दोनों को कंबाइन किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के मिसाइल एक्सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया और भारत के बीच अभी ब्रह्मोस मिसाइल डील अभी फाइनल स्टेज के काफ़ी करीब पहुंच चुका है और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के फेज में इसको साइन किया जा सकता है। इंडोनेशिया की तरफ से पहले से बात कंफर्म कर दिया गया कि वो ब्रह्मोस सिस्टम का एक्वायर करना चाहते हैं और अभी नेगोशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की रिपोर्ट सामने आ रही। अगर ये डील फॉर्मलाइज हो जाता है तो ये भारत के लिए एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट माइलस्टोन होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल फेज में इंडोनेशिया एक कोस्टल डिफेंस बैटरी खरीदने वाला है, जिसे फ्यूचर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी एक्सपेंड किया जा सकता है। इंडोनेशिया के लिए ये डील इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो अपनी कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, खास करके सेंसिटिव रीजन जैसे कि नॉर्थ नाथुआन सी में, जहां चाइना के साथ टेंशन काफी देखने को मिलते हैं। अब अगर एक टिपिकल ब्रह्मोस कोस्टल बैटरी की बात करें तो इसमें मल्टीपल मोबाइल लॉन्चर, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, रडार सिस्टम और सपोर्ट व्हीकल मौजूद होते हैं। हर एक लॉन्चर में मल्टीपल रेडी टू फायर मिसाइल मौजूद होते हैं और हर बैटरी में जनरली 8 से 12 मिसाइल को रेडी टू लॉन्च कंडीशन में रखा जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ये हाई स्पीड एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें दुश्मन की नेवल शिप को रिएक्ट करने का टाइम काफी कम मिलता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के साथ ये डील भारत के लिए सिर्फ एक एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं होने वाला है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, जहां भारत अपनी एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर एस्टेब्लिश कर सकता है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की मैसिव एक्सपेंशन प्लान की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस नेवल एक्सपेंशन प्रोग्राम को किया जा रहा है, जिसमें अगले 5 सालों में अपनी फ्रंटलाइन वॉरशिप की संख्या को नेवी 47 से बढ़ाकर लगभग 85 तक करने की प्लानिंग कर रही है। इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा फोकस इंडियनाइजेशन होने वाला है, जहां पर भारत अपनी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, चाहे वो हल डिजाइन हो, प्रोपल्शन सिस्टम हो या फिर वेपन इंटीग्रेशन हो। शॉर्ट टर्म प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से प्रोजेक्ट 75I काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें अभी 6 एडवांस सबमरीन खरीदे जाने वाले जो कि AIP सिस्टम के साथ आने वाले हैं। सरफेस फ्लीट की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से अभी नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स पर भी काम किया जा रहा है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर और कोस्टल डिफेंस मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। इसके अलावा मल्टीपल सपोर्ट प्लेटफॉर्म जैसे कि सर्वे वेसल, मल्टीपर्पज शिप्स और एंटी सबमरीन वॉरफेयर सालो वाटरक्राफ्ट को भी डेवलप करने की बात सामने आ चुकी है, जिनको लिटिल जोन में अंडर वाटर थ्रेट को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट 17A होने वाला है, जिसके बाद प्रोजेक्ट 17B प्रोग्राम को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट को डेवलप किया जाएगा। डिस्ट्रॉयर फ्लीट के लिए अभी प्रोजेक्ट 17C भी पाइपलाइन में मौजूद है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को डेवलप किया जाएगा, जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आने वाले हैं। इसके साथ ही इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपने IC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में भारत की पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी को काफ़ी मजबूत बनाने वाला है। एम्फीबियस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को भी खरीदा जाने वाला है, जिससे ट्रुप्स, आर्मर्ड व्हीकल और हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करना काफ़ी आसान हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से अभी माइन काउंटर मेजर वेसल, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल और हाई स्पीड क्राफ्ट जैसे कि फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को भी खरीदा जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये सारे प्रोजेक्ट पहले 2035 से 2040 के बीच नेवी में शामिल होने वाले थे, लेकिन अभी इनको 2030 से 2035 के बीच ही ऑपरेशन करने का टारगेट रखा गया, यानी कि इनको पहले के मुकाबले 5 साल पहले इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।